मौसम बहार है, दिल गुलजार है और ज़िंदगी जैसे भी एक बहता हुआ आबशार है। ये इंटरव्यू देखा भी अभी मैंने। ये अभिमन्यु अरोड़ा साहब ने कमलजीत सिंह का इंटरव्यू किया, मेरे मित्र का, और ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा जिक्र भी उन्होंने इसमें किया। कमलजीत साहब ने बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू किया है भाई अभिमन्यु, आपने, आपका होमवर्क भी बहुत अच्छा था। तो इन दिनों तो कमलजीत साहब का चर्चा ज़बरदस्त है क्योंकि उनकी फ़िल्म मिसेज़ और बड़ा नाम करेंगे, ये बहुत ही कामयाब फ़िल्में ऑल टाइम ग्रेट मानी जा रही हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दूँ अभिमन्यु अरोड़ा साहब की इजाज़त से, क्योंकि मेरा तो एक नॉन कमर्शियल चैनल है, कोई पैसा वैसा मैं नहीं कमाना है इसमें। गिने चुने धोए पहुँचे मेरे श्रद्धालु हैं जो इसे देख लेते हैं, तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ मैं उसे। आ गया सेंट मेरीज। ओके, हाँ ठीक है। तो आपकी क्या यादें हैं सहारनपुर की? भाई मोस्टली जो मैं अपने आप को सहारनपुर ही भूलता हूँ इसलिए क्योंकि जो सब एक नौजवान लड़के के साथ या ग्रोइंग चाइल्ड के साथ होता है वो वहाँ मेरे साथ पहली बार हुआ सब कुछ। अच्छा। हाँ, पहली लड़ाई भी पहली हुई, पहली बार पिटा भी होऊंगा, पहली बार पीटा भी होगा। अच्छा, पिटा तो मैंने पीटा तो होगा आपने बता। तो ये सब जो भी पहला जो फैन लेटर होता है, अच्छा। वो सब कुछ वहीं, पहला इश्क सब कुछ वहीं हुआ। ओके। हाँ। तो आपके जो मेजर फ्रेंड्स वगैरह थे वो कहाँ पे थे? सहारनपुर। सहारनपुर। तो अभी है उनके हाँ पास? हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है रमेश दत्त, सतीश त्रेहान और सुभाष विशिष्ट, ये सब हमारे बचपन के साथी हैं, वो आज तक मिलते हैं। अच्छा, अभी होता है आप लोगों का मिलना? रमेश तो लगातार मिलता है। किस बारे में बात होती है? रमेश रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश पढ़ाता था, पहले इंग्लिश का प्रोफेसर था, फिर हिस्ट्री का हुआ। तो मेरा हम दोनों का शौक एक था, वो उर्दू शायरी के बारे में बात होती थी। और जब हम पहली बार मिले तो हम लोग एक बुक शॉप में मिले, कैम्ब्रिज की। अच्छा। तो वो स्टेचर में थोड़ा सा छोटा था, दुबला पतला था। तो मैं इधर एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो मुझे वो कंपटीशन, ये वो मैगजीन जो होती हैं वो मैं लेने गया था। अच्छा। कैम्ब्रिज बुक शॉप में। तो मैंने ये देखा इसको, मैं कल कुछ देख रहा था, ये भी मैं कहा क्या देख रहे हो? कहने लगा नहीं ऐसी किताब। मैं कहा क्या करते हो? कहता बीए कर रहा हूँ। मैं कहीं इतना छोटा था, बीए फर्स्ट ईयर में था, मेरे से 1 साल बड़ा, 2 साल बड़ा है। तो तब से मुलाकात है। ओके। तो अभी मूवीज के बारे में बात होती है? वो तो भैया फिर वो उसका वो करता ही, वो पॉडकास्ट वगैरह तो नहीं करता, लेकिन उसका 1 घंटे का हर रोज किसी का भी जन्मदिन हो, बर्थडे हो, गुरुदत्त हो, मजनू सुल्तानपुरी हो, कैफी आदमी हो, कोई भी हो, 70s तक उसकी मास्टरी है फिल्म। हाँ, फिल्म में कोई भी सवाल, इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म्स एंड हिस्ट्री ऑफ कोर्स। तो उनसे जब बात होती होगी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। बहुत नई नई बातें, नई नई चीजें पता चलती होंगी। हाँ हाँ, तो भाई जो भी बात तो वो सियानी करता ही है ना, टीचर है। ऐसा सियाना दोस्त होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट ये होता है ना कि तुम जब उन लोगों से मिलते हो, जैसे आज कंवल सर के साथ हम बैठे हैं, तो अभी जो बातें हमारी इससे पहले भी हुई है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में, आसपास जो हमें इतनी नॉलेज नहीं है। जब मैं आपके बारे में पूरा एक बार ऑनलाइन देख भी रहा था, इतनी चीजें थी शायद मुझे नहीं पता थी, है ना? ठीक है। एंड सर पता नहीं ताश खेल रहे थे हम लोग, डीलर्स चलती थी ट्रेन में ताश खेल रहे थे, और साहब वो 10 रुपए जो मैं हारा हूँ वो मुझे आज तक याद है। अच्छा। पहले वैसे होते कहाँ? कौन सी ईयर की बात थी? ये बहुत ईयर भूल जाओ, हिस्ट्री भूल जाओ। मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर, ईयर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट। ठीक है। और साइकोलॉजी का। तो एक्टिंग का सर आपको कब डिसाइड करा आपने? क्योंकि आप उस टाइम सहारनपुर में ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ना तो कभी थिएटर किया है ना कुछ किया। सिर्फ मुझे उर्दू शायरी का शौक था। बाकी मैं जाना क्या है, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा वहाँ मसूरी में। उसका नाम स्कूल का हमारे सेंट जॉर्जेस कॉलेज था।
और वहाँ पढ़ा, तो वहाँ से ज़्यादातर लड़के जो थे वो आर्म फोर्सेस में जाते थे। वैसे तो मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो और दायरों में भी हैं, एक तो वाइस चांसलर भी रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत लायक, हम में से सबसे लायक जो था वो राम, वो तो JNU में भी कंसल्टेंट रहा है वगैरह। ऐसे अपने इसी रमेश दत्त के पास बैठा था, घर में इसका इंतजार कर रहा था, ये बाहर गया हुआ था। तो आई वाज ब्राउजिंग थ्रू अ मैगजीन, मेरा ख्याल फेमिना थी, क्या थी याद भी नहीं है, फेमिना होगी या फिल्म फेयर होगी। उसमें इंस्टीट्यूट का वो था, FTII का फॉर्म था। तो वो जब आया तो मैंने कहा यार ये इसमें एक मैगजीन, इसमें एक आर्टिकल है वो पढ़ना चाह रहा हूँ, ले जाऊँ? कहने लगा हाँ। तो मैं ले गया, वो फाड़ के मैंने वापस दे दिया उसको, और भर के मैंने, एक अपना दोस्त फोटोग्राफर था, तो वो दुकान जब वो उसके फादर ने बंद की, उसके बाद में गया, उसने 3 फोटोएं ली, एक सामने से, एक इधर से, उधर से, वो भेज दिया मैंने। ये एक अच्छा सिलसिला है कि कोई नई चीज़ करना चाह रहे हो आप कर लें। मैं भी कुछ नया सा ही कर रहा हूँ, और यहाँ आकर के ये इसके कोटे में मैं बैठ गया, ठीक है जी। ये इसकी यहाँ से कर दी बंद, ठीक है। ये अब हम यहाँ से चलेंगे, थोड़ा सा दूर तक जाएंगे, और इस नई सवारी पे कुछ ना कुछ तो गाएंगे ना, जब पहले भी गाते रहे तो अब भी गाएंगे। चलो भाई सलमान आगे बढ़ा दो। हम बात कर रहे हैं राज कपूर की। आजकल राज कपूर की सालगिरह 14 दिसंबर। होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भाई मैं बात याद कर रहा हूँ राज कपूर को, क्योंकि उनके पास इस तरह के कंसेप्ट होते थे, ऐसे ख्यालात होते थे। और जब राज कपूर का जिक्र करूं, और उसी वक्त में शैलेंद्र जी को भी मैं याद करूं, क्योंकि 14 दिसंबर अगर राज कपूर की सालगिरह है तो शैलेंद्र जी दुनिया से रुखसत हुए, उनकी पुण्यतिथि है। और उन्होंने तो एक नया ट्रेंड जो है गीतों का हिंदी फिल्म्स में शुरू कर दिया। और जैसे आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, अब इस तरह के गीतों का चलना उस ज़माने के अंदर बहुत मकबूल हो गया। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। होशियारी हमने और लोगों के लिए छोड़ दी, क्योंकि जो होशियार है वो होशियार रहेगा, और जो नाडी है वो नाडी रहेगा, उसमें कोई फ़र्क आने वाला नहीं दोनों की सोच में। तो इसलिए राज कपूर के लिए जब शैलेंद्र गीत लिखते थे, मुझको यारो माफ़ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है नशा। पता किस बात का? संगीत का, गीत का, और उस गुजरे हुए अतीत का जहाँ रस बरसता था। अब मैं इस वक्त दरअसल यमुना के किनारे पर मौजूद हूँ। उधर दूर तक देखता हूँ फैला करके, तो उधर यमुना दिखाई देती है, और इधर इन तन्हाइयों में मैं आकर के उन महान कलाकारों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जो अपने तरीके में थे और अद्भुत कलाकार थे। उदास गाने लिखने हो, तेज गाने लिखने हो, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में मार दी चला, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो ये दरअसल ज़िंदगी जीने का एक अच्छा तरीका है कि रूटीन से बाहर आओ,
ये जो स्ट्रेट जैकेटेड एग्जिस्टेंस इंसान के चारों तरफ जुड़ गया है, जिसमें कुछ भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ भी आपको वंडर नहीं करता, कुछ भी आपको आश्चर्य ही नहीं होता किसी चीज़ से। अब इसको देख के आश्चर्य कर लीजिए कि कॉलेज में पढ़ाते रहे जनाब, 40 साल बिता दिए और अब ऊँट सवारी कर रहे हैं। सवारी इसलिए कर रहे हैं, कुछ भी नया सा करोगे ना, यकीन मानिए आपको खुशी होगी। और इस वक्त तो मैं राज कपूर का जिक्र कर रहा हूँ, और राज कपूर के जिक्र को करते करते, ऐसे गीतों को याद करते करते, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने तो उस पूरी टोली को दिल दिया। दरअसल वो टोली जो पूरी आर के टोली थी, वक्त के साथ सब दुनिया से चले गए, आर के स्टूडियो भी खत्म हो गया, लेकिन राज कपूर की याद और उनकी टोली की हमारे दिल में बस ही है। अब यहाँ से आगे देखना है कि जाना कहाँ है। ये तो सलमान ने बहुत अच्छी मेरे को राइड करा दी, कैमल राइड, और आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सलमान। 100% फकीर, जहाँ जो आपका मन करे आप वो करें। कोई पूछे भाई, किसी ने पूछा एक बार मेरे से, भाई काबिलियत का या कामयाबी का मतलब क्या? मैंने कहा कामयाबी का मतलब है जो आप ज़िंदगी में करना चाह रहे हो वो कर लो, जब तक कि इससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। तो मैं वही सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की कामयाबी यही है जो मन में आते कर ले। अब सवाल ये कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये बचपन में मुहावरा सुना था कि ऊँट किस करवट बैठे, पता नहीं, तो आप देखते हैं। ठीक है, सलमान लगाना वही है कि कैसे ये ऊँट कहाँ किस करवट बैठेगा, किस करवट भी बैठेगा। हो गया फिट है? अच्छा, गिरने के चांस तो नहीं कहीं? हाँ 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 हाँ, क्या कहने, क्या जरा रोक रोक के उतरना पड़ता है, बुजुर्ग ये है जी। क्या सलमान, थैंक यू। खुश रहे, उधर शक्ल दिखा दे बच्चे। हाँ थैंक यू। संगीत तो राज कपूर की जान थी, शुरू से ही उनकी फिल्म का संगीत कमाल होता था। और उसकी वजह यह है कि वो कह देते थे कि आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाए, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। ठीक है, तो इस तरह से राज कपूर की ज़िंदगी में जब ये शुरू से ही आया, इससे भी पहले कह चुके थे वो, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। तो इस तरह की ज़िंदगी जिसमें संगीत मौजूद है, जिसमें गीत मौजूद हैं, और ज़्यादातर गीत शंकर जयकिशन के साथ बनाए हुए मौजूद हैं। वैसे हर म्यूज़िक डायरेक्टर उनके साथ काम करने को तैयार रहता था, लेकिन जो ख़ास तौर से उनकी बनती थी वो शंकर जयकिशन के साथ बनती थी। लेटेस्ट स्टेज तक आते आते जब शंकर जयकिशन भी अपनी संगीत की दुनिया से दूर हो गए, जयकिशन रक्सत हो गए, और शंकर जी का भी अपना काम लगभग कम हुआ, तो वहाँ फिर अलग अलग जगह से वो संगीत को लेते। रविंद्र जैन में उनका बड़ा यकीन था, और पंचम को धर्म करम के अंदर काम दिया, और पंचम ने भी धर्म कर, तेरे हम सफ़र गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे, और नगमे प्यार के गाए जा और गुनगुनाए जा, तेरे हम सफ़र गीत है तेरे। तो राज कपूर की ज़िंदगी का जिक्र करते समय एक बात का ख्याल ये रहता है कि रोमांस उस इंसान में अंतर तक भरा हुआ है, इसीलिए जो हीरोइंस उनके साथ काम कर लेती थी उनकी ख्वाहिश रहती थी कि फिर काम करें उनके साथ में। जैसे नरगिस ने काम किया उनके साथ में, मीना कुमारी ने भी शुरू में किया, निम्मी भी मौजूद हैं, और श्री 400 में नादिरा भी मौजूद हैं, और कितनी सारी। माला सिन्हा की ये ख्वाहिश थी हमेशा से, और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हुई। एक उदास सी फिल्म फिर सुबह होगी में उन्होंने काम किया, और उसके बाद भी उन्होंने उनके साथ काम किया, लेकिन साधना के साथ जब वो दूल्हा दुल्हन में किया तो कुछ हुआ ना इत्तफाकी, उसके बाद फिर साधना ने कभी उनके साथ काम किया। अच्छा, ये नई हीरोइंस जो होती थी ना, जैसे साधना है, तो साधना के साथ भी उम्र में लगभग आधे का फ़र्क, राजश्री के साथ आधे का फ़र्क, सायरा बानो के साथ आधे का फ़र्क, लेकिन राज कपूर को उनके साथ में अदाकारी करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और राशिदी ने तो कह ही दिया, चले जाना ज़रा ठहरो, किसी का दम निकलता है। तो ये दरअसल राशिदी रुखसत हो गई, साधना ने एक ही फिल्म उनके साथ में की। सायरा बानो ने भी कहा, जब उनसे कहा कि फिर किसने साथ
दिया है, हम क्यों साथ निभाते। अब इस तरह के गीत बनते रहे राज कपूर की ज़िंदगी के। और आखिरी दिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था, दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको मिल रहा था, और ये बात है 2 मई 1988 की। और मित्र कमलजीत के पास में इनविटेशन था और वो शूटिंग में व्यस्त थे दिल्ली में। उन्होंने मुझे कहा, भाई दत्त साहब देख लो, आप जाना चाहो तो चले जाओ। और मैंने इनविटेशन लिया, सीडी फोर्ट में पहुंचा और अंदर जा कर के मुझे आगे से चौथी पंक्ति में सेंटर में बैठने का मौका मिल गया, और उससे आगे लेफ़्ट साइड पे बस 10 फीट के फासले पे राज कपूर, कृष्णा जी और उनके कुछ साथी आकर के बैठ गए। और मैं राज कपूर को देखता रहा, निहारता रहा। मैं कहा, लो आज मैं राज कपूर को देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ क्या होने वाला है। और जो हुआ वो ये था कि एस्मा का उन्हें ज़बरदस्त अटैक हुआ, इतना कि सांस फूलने लगी, पंप लिया, लेकिन कुछ नहीं। राष्ट्रपति वहाँ से उतरे और आकर के उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड दे दिया उनको। और वो मेरे पास से जो राज कपूर यूँ गुजरे तो मैंने उनको नमस्कार किया। नीली आंखों में झांकता हुआ वो दर्द मैं कभी भूलता नहीं। 2 मई 1988, सफ़ेद सूट, लाल टाई और दोनों कंधों पे हाथ रखे दोस्तों के, कराहते हुए राज कपूर बाहर पहुँचे और मैं उनको देखता रह गया। आखिरी दिन था क्योंकि बाहर जाकर वो कोमा में चले गए। 1 महीने तक लगातार वो कोमा में रहे। 2 जून 1988 को राज कपूर की ऐसे रुखसत हो गए। हमेशा से ख्वाहिश थी राज कपूर को देखने की, लेकिन आखिरी दिन देखा भी, इतने करीब से देखा भी, इतने दर्द में देखा भी, तो वो दृश्य मेरे मन में हमेशा घूमता रहता है। और मैं सोचता हूँ तभी राज कपूर जब विरह में गीत गाते थे तो उन गीतों के अंदर वो पूरी तरह से होते थे, और उन गीतों की भाव को समझते हुए वो उन गीतों पे अदाकारी करते थे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अदाकार का शरीर ही फना होता है, वो तो रहता है, उसका सृजन तो रहता है, उसकी तख्लीक तो हमेशा रहती है। इसीलिए राज कपूर का ये बर्थडे 14 दिसंबर को आते आते और शैलेंद्र जी को याद करते हुए, क्योंकि वही शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 1956 में राज कपूर और नरगिस एक दूसरे की ज़िंदगी से जुदा हो गए। रियल लाइफ और रील लाइफ। अब राज कपूर के लिए मुश्किल ये था कि इतना लंबा सफ़र जिस हम सफ़र के साथ बिताया हो, वहाँ से आगे अकेले जाना बहुत मुश्किल है। ये जो दिल टूटने की घटनाएं होती हैं, ये वही समझते हैं जिन्हें इस दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन राज कपूर एक बड़ा क्रिएटिव इंसान है। उसने जब एक कहानी सुनी, अर्जुन देव रश्क ने कहानी सुनाई, भाई डाकुओं के ऊपर कहानी है और कंटेम्प्रेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि डाकू बस सरेंडर हो रहा है, तो भाई कर लो, फिल्म बना लो। और राज कपूर इसके लिए तैयार हो गए। शंकर जयकिशन से बात की। शंकर जी को कुछ इसमें लगा कि ये क्या है यार, ये डाकुओं की फिल्म में हम म्यूज़िक क्या देंगे। जयकिशन ने तसल्ली दी कि भाई राज कपूर कह रहे हैं तो कुछ दमखम होगा ना। अच्छा, अब वहाँ पर वो ये अपने साथ में लाते हैं पद्मिनी को। पद्मिनी साउथ की बड़ी अच्छी जानी पहचानी एक्ट्रेस, और जो रिक्वायरमेंट्स होती थी राज कपूर की, उस पर वो पूरी तरह से सही उतरती थी। अब यहाँ इस फिल्म का बनना जो है वो राज कपूर की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जिस देश में गंगा बहती है फिल्म भी बेहतरीन थी। उसका कंसेप्ट, उसका कंटेंट, उसमें प्राण साहब की अदाकारी, सब कमाल थे। लेकिन जो संगीत था उसमें शैलेंद्र जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई शैलेंद्र जी गाने लिखिए। तो शैलेंद्र जी ने कहा, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मैं इसके लिए गंगा पे आया हूँ। ये जगह इसलिए मुझे आकर के गंगा पे मैं पहुँचा कि भाई जब बात जिस देश में गंगा बहती है की करनी है तो गंगा पे पहुँच जाओ। और इतना साफ शफाफ जल, सीधी चली जाती है यहाँ से 2300 किलोमीटर का फासला तय करके गंगा सागर, गंगा। अब तो शुरू हो गया सिलसिला और उसमें गीत बनते चले जा रहे हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और मुकेश साहब ने भी बस एक अलग ही धुन संभाल ली, गाने बनते चले गए। और उधर लता जी गा रही हैं, ओ बसंती पवन पाग। देखिए इसमें एक इन्होंने कोरस दिया। मेरे ख्याल से जो लिखने की बात अगर हम करें, लगभग 10-11 मिनट का कोरस जो शैलेंद्र जी ने, है आग हमारे सीने में हम आग से खेलते जाते हैं। अब ये जो गीत है ये आगे बढ़ता रहता है दिल का कंवल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, वो सब जीता। अब ये जो गीत है जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तुमने मुझको समझा था देगाना, लेकिन मुझको तुमने ना पहचाना, हाय पहचाना, मिल गई मंजिलें राह सी खुल गई सामने। और ऐसा गीत भी चलो शैलेंद्र जी ही लिख सकते थे। मैं सोचता हूँ कि ख़त्म ही नहीं होता गीत जैसे, और उसके अंदर जो उसके भाव बदलते चले जाते हैं, क्योंकि ये डाकुओं के डेरे पे पिक्चराइज एक गीत है जिसमें वो खुल करके अपनी बातें कह रहे हैं। और ये गीत बड़ा मधुर है। अब दरअसल हीरोइन से अलग तरीके से राज कपूर इक्वेट करते हुए एक बड़ा सेंसुअस गीत देना चाह रहे थे कि पद्मिनी हैं, झरने में मौजूद हैं, और पब्लिक को थोड़ा सा करना है एक्साइट। तो शैलेंद्र जी ने तो सारे गीत लिख लिए, लेकिन यह एक गीत हसरत जयपुरी साहब से कहा, ओ मैंने प्यार किया, हाय हाय क्या जुर्म किया, ओ मैंने प्यार किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी। ये जैसे ही आप गाने को आगे सुनते चले जाएंगे, हसरत जी ऐसे गीतों को बड़े इत्मीनान से लिख लेते थे। पूरी फिल्म में यही एक गीत हसरत जी का है। अब फिनाले की तरफ जा रहे हैं, और फिनाले पे पहुंचते हुए वहाँ एक ऐसे गीत की रचना की गई, अब लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। ये गीत तो वही लाफानी है। इसका ऑर्केस्ट्राइजेशन बड़ा कमाल का है, और इसके शब्द भी बड़े कमाल के शैलेंद्र जी ने लिखे हैं। तो मैं 14 दिसंबर की वजह से यहाँ राज कपूर को उनके जन्मदिन पे याद कर रहा हूँ, मैं शैलेंद्र जी को उनकी पुण्यतिथि पे भी याद कर रहा हूँ, और इसीलिए जिस देश में गंगा बहती है के लिए मैं यहाँ तक आया गंगा पे। और ये गंगा जो है ये शहरों से बहुत दूर है। मैं कुछ ऐसी जगहें खोज लेता हूँ जहाँ भीड़ भड़का शोर शराबा ना हो ज़्यादा, जल स्वच्छ हो गंगा का, और ये गंगा बहती चली जा रही है। क्या फिल्म बनी थी, और फिल्म भी ऐसी कि तसल्ली हो गई, और हिट फिल्म थी। राज कपूर को इसके बाद अपनी दिशा मिल गई, दशा मिल गई, और राज कपूर आगे बढ़ते चले गए। तो राज कपूर की सालगिरह, शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि, 14 दिसंबर का दिन, कितना कुछ याद आता है। और ऐसा स्वच्छ जल भी पूरे बरस में गंगा में कभी दिखता नहीं है। अब बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई, तो इसलिए जल स्वच्छ है। और अब लौट चलें। मुझे पुकारा गंगा ने, और मैं आ गया उड़कर यहाँ पर, क्योंकि मुझे राज कपूर और शैलेंद्र जी को याद करते हुए कुछ बातें गंगा किनारे आकर ही करनी थी। और ऐसा स्वच्छ जल मिले, ये तो कम ही सोचने को मिलता है। ये सारी उड़ान उस टोली की जिसे हम कहते हैं आर के टोली। तो काफ़ी कुछ बातें कह ली हैं, बहुत कुछ बनाता रहा हूँ ये वीडियोस राज कपूर पे। कोई अहम तारीख़ आ जाती है तो फिर से कुछ कहने लगता हूँ। अच्छा समय बीत जाता है अपनी बातें उस दौर को याद करते करते कहते।
अब ऐसा भी नहीं है कि मुकेश साहब के लिए जो गीत लिखे जाते थे या राज कपूर के लिए जो लिखे जाते थे वो सारे गीत शैलेंद्र हसरत लिखते हों। ना जी ना, एक गीत कमर जलालाबादी साहब ने भी ऐसा लिखा कि जब मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे दोनों ही याद आते हैं, राज कपूर भी याद आते हैं और मुकेश साहब भी। किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था, किसी की क्या पता है, किसी की क्या पता है। मांगी मोहब्बत आई जुदाई, दुनिया मुझको रास्त नाई, पहले कदम पर खोकर खाई, सदा आजाद रहते थे हमें मालूम ही क्या था, मोहब्बत क्या भला है, मोहब्बत क्या भला। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल। कमर जलालाबादी साहब का ये गीत, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश साहब ने गाया, राज कपूर की अदाकारी, और एक फिल्म ऐसी जो मनमोहन देसाई की पहली फिल्म कही जा सकती है, छलिया। क्या गीत बनाया जो आज भी मुझे याद आता है। और ख़ास तौर से इन मनाजिर में जो अपने आप में इतने सुंदर है, जिधर देखिए हरियाली हरियाली है और इनके बीच में एक रास्ता भी है, और मुकेश साहब की याद आना और राज कपूर साहब के साथ मिलकर ऐसे गीतों को एक नया सृजन देती ही है। सूखे शजर, सूनी डगर, ज़िंदगी का सत्य, सत्य भी ऐसा जो एक तरफ निराशा देता है कि ये पत्ते सब सूख गए, फिर आशा देता है कि बेफिक्र रहो, मौसम बदलेंगे और फिर पत्ते आएंगे इन सूखे पेड़ों पर। ये गीत अद्भुत है।